देखो भाई, मैंने 13 मिनट में लाया 47.5 मार्क्स, वो भी 96% एक्यूरेसी के साथ। एक क्वेश्चन सिर्फ मेरे से सिली हो गया है। तो तुम भी ऐसे मार्क्स ला सकते हो इतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ 2x सीरीज को फॉलो करके। तो इस सीरीज में मैं क्या कराने वाला हूँ, इस सीरीज में मैं कराने वाला हूँ हाई यील्डिंग क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और जो हर एक एग्जाम में पूछता ही पूछता है। जैसे देखो मेरे भाई, ये है इलेक्शन का क्वेश्चन, ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो भाई घिसा पिटा है, एग्जाम में पूछता ही पूछता है। ये है हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन। ये है हमारा सीआई का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन। देख रहे हो मेरे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और मैं सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कराने वाला हूँ, उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ कि उसको कैसे जल्दी करेंगे। उससे रिलेटेड अदर जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उसको भी डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ। मैं दूसरे टीचर के तरीके का सिर्फ सो कॉल्ड हार्ड क्वेश्चन के पीछे नहीं भागने वाला हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कि देखो मैं हार्ड क्वेश्चन करा सकता हूँ। यह देख सकते हो, हाल ही में जीडी का एग्जाम हुआ जिसमें मेरे मार्क्स आए हैं। मेरे मैथ में 20 में से 20 सही हैं और 40 आउट ऑफ 40 है, जबकि मैथ जीडी का काफी अच्छा पूछा था भाई, सीजीएल से भी इसमें अच्छे क्वेश्चन थे। मेरे मार्क्स बने 131 और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है मेरे 145। मेरा परसेंटाइल दोस्तों 97 परसेंटाइल बन रहा है। 52 लाख लोगों ने जीडी का पेपर भरा था 2024 वाला, और मेरा 97 परसेंटाइल है। देखो इसको कितने लोगों ने प्यार दिया भाई, कितने लोगों ने सराहा है मेरे इस सीरीज को। बहुत लोगों ने कहा है कि भाई बहुत ही अच्छा है। इतने ही मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं भाई, इन लोगों को काफी अच्छा लग रहा है वीडियो। और तुम लोगों को भी क्या करना है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं क्या करूंगा कि मैं सब तो पढ़ाऊंगा ही, बट बीच में मैं एग्जाम रिलेटेड बताऊंगा कि मैं कैसे इतनी अच्छी एक्यूरेसी एग्जाम में ला पाता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि स्पीड में बनाने के बाद भी मेरे क्वेश्चन कम गलत होते हैं। वो मैं बीच में या लास्ट में कहीं पे भी वीडियो में एक जगह पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर कहीं भी स्किप करोगे भाई तो तुम इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाओगे। तो वीडियो को लास्ट देखना, बस 5 मिनट रख जाना मेरे पास, रह जाना ना भाई, बस 5 मिनट मेरे साथ रह जाना। तुमको समझ में आ जाएगा कि मेरा कंटेंट किस लेवल का है। ठीक है, वीडियो में आगे कोई भी बकवास नहीं होने वाला है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये इलेक्शन से है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है पहले देख लेते हैं। दो उम्मीदवार पी और क्यू के बीच हुए चुनाव में पी को क्यू से के पक्ष में डाले गए वोटों का 130% वोट मिलता है और क्यू को 951 वोटों से हरा देता है। यदि कोई वोट अवैध नहीं है, ठीक है, कोई वोट जो है वो अवैध नहीं है, तो पूछा क्या है कि वोटों की संख्या क्या है, मतलब कि कितने वोट डाले गए। मतलब कह रहा है कि पी है और क्यू है। क्यू को अगर 100 वोट मिले तो पी को 130 वोट मिले। ठीक, तो पी जो है क्यू को कितने वोटों से हरा रहा है, तो अगर हम अपना निकाल लें तो वो तो 30 यूनिट से हरा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि वो एक्चुअली 951 वोट है वास्तव में। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालें वो कितना हो जाएगा, 951 बटा में 30। और दूसरा बात क्या कहा क्वेश्चन में कि कोई भी जो वोट डाला गया है ना वो इनवैलिड नहीं है, टोटल वैल्यूड वोट है। तो हमारे पास टोटल वोट कितने हैं, जितने पी को मिले और जितने क्यू को मिले, तो टोटल वोट कितने हो गए, 230। क्या होगा, 230 यूनिट वोट टोटल है, तो 230 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, तीन से गया, तीन तिया नौ, 17 तिया 51। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 317 गुना में 23। देखो यहाँ पे किए क्या भाई, 30 यूनिट का वैल्यू 951 दिया हुआ था, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए 951 बटा में 30। फिर पूछा था टोटल वोट कितने, तो टोटल वोट हमारे 230 यूनिट है। तो यहाँ इसमें 230 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर या इधर तो इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो इसको यहाँ पे कटम पिटम कर लिए। अब 317 में 23 से गुना करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे 317, यहाँ पे लिख लेंगे 23। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाला सबसे पहले गुना करके देखेंगे, 27 की एक यूनिट डिजिट कितना है, 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, खत्म, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे 9 है, खत्म। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है, हमारे पास क्या बचे हुए, सिर्फ दो ऑप्शन बचे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 और 3 तिया 9, खत्म। 17 दूनी का कितना हो जाएगा, 34। ठीक, यहाँ पे देखेंगे 1 और 9 कितना आ गया, 91। 91 किस ऑप्शन में है, लास्ट में इसमें है, इसमें 21 ये नहीं होगा, ये होगा हमारा आंसर। अच्छा, इससे रिलेटेड और भी देख लेते हैं कि वैलिड वोट और ये सब क्या था। इससे रिलेटेड देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग वोट डालने जाते हैं तो गांव में मान लो कि 100 व्यक्ति हैं। ठीक है, नहीं रुको, ऐसे नहीं, रुको, गांव में मान लो कि 200 आदमी है। ठीक, तो उसमें से क्या है कि 100 जो है, 100 आदमी वो 18 प्लस है, मतलब कि वो वोट डाल सकते हैं, और 100 जो है वो 18 से कम है, मतलब कि वो वोट नहीं डाल सकते हैं। ठीक, तो वोटर लिस्ट किन लोगों का आएगा, जो 18 प्लस है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है वोटर लिस्ट, एक होता है वोटर वोटर लिस्ट होता है। ठीक, वोटर लिस्ट।
तो वोटर लिस्ट में कितने लोग थे यहाँ पे 100। अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। वोटर लिस्ट आया जिसमें 100 लोग थे। अब पता चला कि वोट डालने गए ना, तो वोट जब पड़ा तो उसमें से मात्र 80 लोगों ने वोट दिया और 20 लोगों ने वोट नहीं दिया। क्यों? हो सकता है कि ये गांव में नहीं थे, उस जगह पे नहीं थे, या वो नहीं देने गए। 80 लोग ने वोट डाला, तो ये क्या होता है? ये होता है कास्ट वोट। क्या होता है? ये होता है कास्ट वोट। कास्ट वोट, कास्टिंग वोट बोलते हैं इसको। जितने लोगों ने वोट कास्ट किया, मतलब कि मतदान मतदान सेंटर बनता है ना भाई, मतदान सेंटर, वहां पे जितने लोग वोट डालने गए, वो वो होता है हमारा कास्ट वोट, वो होते हैं कास्टिंग वोटर, समझे? 100 लोग गांव में थे जिनका वोटर लिस्ट में नाम था, बट 20 लोग नहीं जा पाए क्योंकि वो घर पे नहीं थे या कहीं पे किसी काम में फंस गए, नहीं जा पाए। जितने लोग जा पाए उनको क्या बोलते हैं? उस वोट को बोलते हैं कास्ट वोट। अब ये जो 80 लोग वोट देने गए ना, ये वोटिंग बूथ है हमारा। 80 लोग वोट देने गए ना, तो इसमें से क्या हुआ ना कि 10 का जो वोट था वो इनवैलिड हो गया। मतलब क्या हुआ कि वहां पे जो वॉलेट था, जो बैलेट मिलता है हमारा बैलेट, जिसमें यहाँ पे क्या लगाना था, इसमें बटन दाबना होता है। तो क्या हुआ कि जो 10 लोग थे ना, उसने उन्होंने 2-3 बटन दाब दिए हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि उनका वोट फॉल्स काउंट हुआ और उनका जो वोट था वो काउंट ही नहीं हुआ। तो कितने लोगों का काउंट हुआ? 10 लोगों का काउंट नहीं हुआ, तो 70 लोग थे जिनका वोट काउंट हुआ, तो ये हो जाता है वैलिड वोट। ठीक। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। जो कास्टिंग वोट होते हैं वो उसके दो प्रकार में बढ़ जाते हैं, वैलिड वोट, और एक आ जाता है इनवैलिड वोट। इसको वोटिंग भी बोलते हैं। ठीक। कहीं कहीं पे इसको वोटिंग भी लिखा हुआ मिल जाएगा। वैलिड वोट यहाँ पे कितना था? 70 था। और 10 थे इनवैलिड वोट, मतलब जो लोग जिन्होंने गलत, मतलब जाके कुछ गड़बड़ी कर दिया, उनका वोट काउंट नहीं हुआ। ये होता है हमारा वैलिड वोट। अब क्या होता है कि हमारे जो भी उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनका जो वोट काउंट होता है सिर्फ वैलिड वोट ही काउंट होता है। जो नहीं देने गए उनका वोट कैसे काउंट होगा भाई? और जो इसने इनवैलिड वोट दे दिया उसका भी कैसे काउंट होगा? उससे हार जीत थोड़ी तय होगा। जो वास्तविक में असली वोट है उससे ही हार जीत तय होगा। तो मान लो कि एक है हमारा पार्टिसिपेंट या उम्मीदवार या नेता, कुछ भी कहो, एक है बी और एक है सी। तो बी को मान लो कि इसमें से मिल गए 50 वोट, 70 में से 50 वोट मिल गए, तो सी को कितने मिले होंगे? सी को मिले होंगे 20 वोट। ठीक है। तो बी जो है उस सी को कितने वोट से हराएगा? यहाँ पे क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो 30 वोट से हराएगा। तो इतना तक तो क्लियर हो गया भाई कि कैसे हार जीत होता है, क्या वोटर लिस्ट होता है, क्या कास्टिंग वोट होता है, क्या वैलिड वोट इनवैलिड वोट होता है। इतना तक तो क्लियर हो गया। फिर मैं एक वीडियो लाऊंगा सिर्फ वोटिंग पे, इलेक्शन पे, परसेंटेज का, और उसको अच्छे से, इसको तो एक्सप्लेन कर ही दिया, इससे रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन उसमें कराऊंगा, अच्छे अच्छे वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो इसमें क्या कहा है, देखो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये सब काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आता ही है। तो यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू में 167। क्या करेंगे? दो इधर जोड़ेंगे। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, समझाने के लिए भाई ऐसे बता रहा हूँ। तुम लोगों को एकदम रट जाना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² इक्वल टू में के है, तो ए प्लस 1/a इक्वल टू में हो जाएगा के प्लस में 2 रूट अंडर में, मतलब कि ए प्लस 1/a हो जाएगा अंडर रूट के प्लस में 2। समझे? तो यहाँ से ए प्लस 1/a कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 169। ये हो जाएगा क्या यहाँ पे, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ जाएगा, तो ये हटेगा, इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे 13 आ चुका है। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है ए क्यू प्लस 1/a क्यू। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे a प्लस 1/a दे दिया है, तो इसको हम लोग k मानते हैं। तो ए क्यू प्लस 1/a क्यू निकालना होगा, तो हम लोग करते हैं के क्यू माइनस में 3k। तो k कितना है हमारा? 13 का क्यू माइनस 3 गुना में 13। तो 13 का क्यू होगा 2197 माइनस 13 × 39। देखो क्यूब और स्क्वायर मेरे को कैसे याद रहता है? मैं एक मैथ वर्कआउट करके ऐप है, मैं उस पे जाके प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने प्रैक्टिस करते करते सब रट लिया है। तुम भी करोगे तुम्हारा भी रटा जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें तुम्हारे कैलकुलेशन में इतनी मदद करती हैं कि तुम उसी से अपना टाइम बचा लोगे और से जल्दी तुम कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या है, 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8। तो यूनिट डिजिट पे 8 होना चाहिए। 2 है खत्म, 8 है सही है, 8 है सही है, 0 है खत्म, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब क्या करेंगे? पूरा घटा के देखिए लगना भाई। 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 58, 58, 58, 98 खत्म, 58 यही ऑप्शन होगा। देखिए हम लोगों को पूरा सोल्व नहीं करना है, हम लोगों को उतना ही सोल्व करना है जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। एकदम घटा के एकदम कटम पिटम करके वही में एकदम लगे हुए हैं भाई साहब, कैसे नहीं करना है।
देखो, ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, एग्जामिनर को अगर पेपर हार्ड करना होगा ना, तो यही सब वो क्वेश्चन डालेगा, इंस्टॉलमेंट, इलेक्शन और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, समझे। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें क्या कहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना सामान वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करके बेचता है और 5% का उसको प्रॉफिट होता है। तो उसका जो वास्तविक लाभ है वो क्या है। देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 5% जो है उसका वैल्यू कितना होता है 1/20। ठीक। तो 15% का अगर हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/20, इसमें 5 में 3 से गुना किए हैं तो इस इधर भी 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5 गुना 3 15 होता है ना भाई, तो इधर भी 3 से गुना किए, ये कितना हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा। ये सब याद करो भाई, ये सब एकदम याद रहना चाहिए। तो कितना आ गया, 1/15 का वैल्यू कितना आ गया, 3/20। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 15% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब कि जो 20 ग्राम जो वेट है वो 20 ग्राम के जगह पे 17 ग्राम ही जोख कर दे रहा है मेरे भाई। और क्या कर रहा है कि वो 5% का और प्रॉफिट कर रहा है, मतलब कि क्या कि यहाँ पे जो 20 रुपया का सामान है उसको 21 रुपया में तो बेच ही रहा है, प्लस 20 ग्राम के जगह पे 17 ग्राम दे रहा है। मतलब 20 रुपया का 20 ग्राम होगा, लेकिन एक तो वो 21 रुपया का बेच रहा है, ऊपर से 17 ग्राम दे दे रहा है। तो पूछ रहा है कि उसका ओरिजिनल प्रॉफिट क्या होगा। तो देखो, एक है हमारा रुपया में और एक है हमारा ग्राम में, तो ऐसे कभी भी प्रॉफिट या लॉस हम लोग कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। या तो हम लोगों को दोनों को रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो हम लोगों को दोनों को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको प्राइस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको मैंने लेक्चर 2 लेक्चर 1 में ही बताया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा वेट का रेशियो होता है उसका जस्ट अपोजिट हमारा प्राइस का रेशियो होता है। ठीक। तो सबसे पहले तो 17 रुपया के जगह के सामान को 20 रुपया में दे रहा है, 17 रुपया का जो सामान था उसको 20 रुपया में दे रहा है। और एक और प्रॉफिट है, 20 रुपया के सामान को 21 रुपया में दे रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 20 से 20 गया, 17 के चीज को 21 में बेच रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है 17 पे। तो 100 पे कितना का हो जाएगा, तो 400 बटा में कितना है 17, 400 बटा में कितना है 17। क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। देखो, काटने में हमको सब कुछ आना नहीं चाहिए भाई कि ऐसे भागा लगा के काट रहे हैं। देखो, मेरा एक्यूरेसी तब बनता है, मेरा एक्यूरेसी इतना अच्छा क्यों रहता है, मेरा एक्यूरेसी इतना अच्छा क्यों रहता है, 90 95 100 ऐसा एक्यूरेसी रहता है। क्यों, मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरे को कैलकुलेशन करना होता है ना, जैसे 2 गुना 3 ही करना है तो मैं लिख के करता हूँ। क्या होता है कि तुम अभी तो दिमाग में कर लोगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में तुम जाओगे तो तुम्हारा दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है, मतलब काम ही नहीं करते रहता है भाई कि क्या करें। वहां पे तुम ना 2 + 2 दो नहीं, 2 + 3 तुम वहां पे 6 लिख रहे होगे, इस ऐसा कंडीशन हो जाता है भाई एग्जाम सेंटर पे। तो मैं क्या करता हूँ, कोई रिस्क नहीं लेता हूँ। मैं जो भी कैलकुलेशन करना होता है मैं उसको लिख के करता हूँ। क्या दिक्कत है भाई, इतना स्पीड कर लेंगे, लिख लिख के करते हैं कि मेरे को कभी भी टाइम का किल्लत नहीं आता है, कभी भी टाइम का कमी नहीं आता। तुमको लगेगा ना कि ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ नहीं होता है, सब टाइम बचता है और मेरा एक्यूरेसी हमेशा सही जाता है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही करता हूँ। तो 17 दूनी का कितना हो जाएगा 34, 6 बचेगा, ऊपर 0 आएगा, 17 तिया का हो जाएगा 51, नीचे 9 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 23। अब ऑप्शन मिलाएंगे, क्या है हमारा ऑप्शन 23, कितना है 23, अब पॉइंट में भी आगे जाएगा। हम लोग पहले 23 को मिलाते हैं, यहाँ पे 25 27 22 23.52, एक ही ऑप्शन में 23 है, इसको मार के आगे बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस चीज़ को ना भाई, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, ये क्वेश्चन क्या है इंस्टॉलमेंट का। इस बार मैं क्या किया हूँ कि एकदम चुन चुन के क्वेश्चन लाया हूँ भाई, इंस्टॉलमेंट का, इलेक्शन का, एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ ताकि एकदम मजा आ जाए। ठीक। ये मैंने टिप्स बता दिया जो मैंने वीडियो में बोला था कि मैं कैसे अपने एक्यूरेसी को सही रखता हूँ। चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक ऋण को, मतलब कि एक ऋण को 12.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपए की 2 बराबर किस्तों में वापस किया जाना है, तो भुगतान की गई ब्याज राशि क्या है। मतलब कि रेट कितना है, रेट दिया हुआ है 12.5%। पिछली वीडियो में भी मैं बताया था कि 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। तो क्या कहा है कि 34,000 का 2 इंस्टॉलमेंट है, सीआई का इंस्टॉलमेंट है, 2 बार में चुकाना है। तो सबसे पहला ईयर में अगर 8 रुपया सूद लिए होंगे तो हम लोगों को 9 रुपया चुकाना होगा। दूसरा ईयर में क्या होगा कि अगर 64 रुपया अगर सूद लिए होते हैं, प्रिंसिपल अगर हमारा 64 रुपया होता है तो 2 साल के बाद हमको 81 रुपया चुकाना होता। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में जस्ट वैसे ही लिख देते हैं, 8 पे 1 का सूद होगा तो 9 रुपया,
और सेकेंड ईयर के लिए निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। ये कैसे हुआ, ये क्यों किए हम पहले इसको बता देते हैं। देखो ये स्क्वायर क्या हुआ, देखो अगर हम लोग 8 रुपया सूद लेते हैं तो पहले साल, तो हमको 1 साल के बाद 9 रुपया देना होता है। अगर हम लोग 64 रुपया अगर आज सूद लेंगे तो हम लोगों को 2 साल के बाद 81 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसको निकालें। अब क्या है कि इंस्टॉलमेंट हमारा सेम है, तो इसको ना क्या करते हैं, ऑलवेज इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 72, यहाँ पे कितना है 64, तो 4 2 6 713, तो 136 हो चुका है हमारा क्या, प्रिंसिपल। यहाँ पे जो भी आएगा वो हमारा आएगा क्या, प्रिंसिपल। और ये इसको क्या कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, तो 81 को 2 बार जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 162, ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो कहा क्या है कि कहा है कि जो हर एक इंस्टॉलमेंट है वो इतना रुपया का है, तो हमारा हर एक इंस्टॉलमेंट कितना का है, 81 का। तो देखो हमारा 81 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 34020, तो 1 यूनिट का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 34020 बटा में 81। तो कहा क्या है यहाँ पे, भुगतान की गई ब्याज राशि, तो ब्याज यहाँ पे कितना है, तो हमारा सी आई कितना है, तो सी आई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल। तो यहाँ से 162 में से 136 जाएगा, कितना आ जाएगा 162 है, उसमें से 136 जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, और 5 में से 3 गया तो 2, 26। तो 26 यूनिट का यहाँ पे वैल्यू पूछा है। बस इसको कटम कुटम कर लेंगे, ऊपर वाला हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह का कमी है। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 से कटेगा, पक्का कटेगा। 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम का जो जो सम होगा नंबर का वो 9 से कटना चाहिए। तो 4 3 7 2 9, तो ये तो 9 से कटेगा, 81 तो 9 से कटता ही है। इसको काटेंगे तो 9 तिया 27, 7 0, तो 9 से 63, 9 8 72 0, 9 9 81, 7 3 10 8 18, ऊपर का जो नंबर है उसका सम 18 आ रहा है, मतलब कि 9 से कटेगा, 9 से कटेंगे तो 9 चौक 36, 9 3 18 0, 420 गुना में 26, कितना गया 420 गुना में 26। अब क्या करेंगे, फर्स्ट में क्या आएगा हमारा यूनिट डिजिट जीरो, मिलाएंगे ऑप्शन, जीरो है सही है, 5 है खत्म, जीरो है सही है, 5 है खत्म। दो ऑप्शन है मेरा तो इलिमिनेट हो चुका है, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 420 में 26 से गुना करेंगे, नहीं हम लोग 42 में 26 से गुना करेंगे, यहाँ पे एक जीरो रहेगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 दूनी 12 का 2 होता है 1, उसके बाद हम लोग क्रिस क्रॉस गुना करते हैं, तो 6 4 का 24 और 2 दूनी का 4, तो 4 4 8 1 9 और 2, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 9। देखो मेरे को अभी से ही पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन होगा, 920 किसके लास्ट में है, 920 820, यहाँ पे 920, यही होगा हमारा आंसर। लेकिन इसको पूरा करके हम लोग मैं तुमको दिखा देता हूँ कि कैसे होगा ये मल्टीप्लीकेशन ऐसे। तो कितना आ जाएगा भाई 920। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी का 8, 8 दो कितना हो जाएगा 10। इसको कैसे किया, देखो सबसे पहले, देखो इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं भाई, ताकि तुम लोगों का जो कैलकुलेशन टाइमिंग है ना वो घट जाए। देखो सबसे पहले हम लोग इसको में इसको से गुना करते हैं, कितना आया 6 दूनी का 12, 12 की 2, हाथ में लिखा 1, 1 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग क्रिस क्रॉस गुना करेंगे, 6 4 का 24, 2 दूनी का 4, फिर क्या करेंगे उसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद जो यूनिट डिजिट होगा इसको लिख देंगे यहाँ पे। फिर क्या करेंगे 4 दूनी का 8, इसको से इसको में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इसको जोड़ देंगे, कितना देगा 10, इसको हो गया। नहीं समझ में आया भाई, इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रुको एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, समझ में आना चाहिए बस। 42 में कितना से गुना करना था यार, वही भूल गए हम, कितना से गुना करना था भाई, 42 में कितना से गुना करना था 26। देखो सबसे पहले इसको इसको में गुना करेंगे, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में चाहे 1 है, ठीक है। फिर क्रिस क्रॉस गुना करेंगे, 6 4 का 24, 2 दूनी के 4, 4 4 8 1 9 2, यहाँ पे 9 उतारेंगे, 2 हमारा अभी भी हासिल है। फिर क्या करेंगे इसको से इसको में गुना करेंगे, तो 4 दूनी के 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10, हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे पहले से एक जीरो था, एक जीरो दे देंगे, ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ में आना चाहिए भाई, बस मेरा यही मेरे मकसद है। ये क्या है, बोटन स्ट्रीम का है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही है मेरे भाई। तो इसमें कहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इतना, मतलब बोट का तो स्पीड दे दिया भाई, ये तो आसान हो गया। इसमें काफ़ी तगड़े तगड़े क्वेश्चन आते हैं भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे दिया, अब तो और आसान हो गया। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू ट्रेवल इतना किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, जैसे देखो ये हमारा वाटर और ये है हमारा नाव, ठीक। अगर वाटर का फ्लो इस तरफ हो रहा है और हमारा बोट इस तरफ चल रहा है तो क्या होगा, हमारा स्पीड घट जाएगा, जिसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। अगर हमारा बोट इस तरफ चल रहा है और वाटर भी इस तरफ चल रहा है तो हमारा स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम।
तो अप स्ट्रीम में क्या हो रहा था, बोट में से पानी का जो स्पीड था वो घट जा रहा था, डाउन स्ट्रीम में जुट जा रहा था, बस यही करना है। और यहाँ पे क्या लगेगा, जो हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, हाउ मच टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। इसका निकाल लेंगे टाइम और इसका निकाल लेंगे टाइम, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 135, ये डिस्टेंस बटा में टाइम, टाइम डिस्टेंस बटा में स्पीड है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, 21 में से 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15, प्लस यहाँ पे आ गया 135। डाउन स्ट्रीम में जुड़ जाएगा तो 21 में 6 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 27। यहाँ पे आ गया हमारा टोटल टाइम, 15 9 35 से 9 से कट जाएगा 15 बार में, 9 से कट जाएगा 3 बार में, 3 से कट जाएगा 5 बार में, तो 9 और 5 कितना आ जाएगा 14 घंटा। 14 घंटा, ये होगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन मेरे से गलती हो गया था, सिली मिस्टेक हो गया था। इसमें करना क्या था, मैं फंस के रह गया था यहाँ पे, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में मैं फंस के रह गया था भाई, यहीं पे मैं उलझ के रह गया था। बट इसमें कुछ नहीं करना था। देखो इसमें दिया हुआ है पी टेन क्यू एक्स, ये वैल्यू दिया हुआ है और ये भी वैल्यू दिया हुआ है, और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालना है। तो देखो इसमें क्या करना होगा, देखो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है भाई, देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो जब भी कॉम्प्लिकेटेड लगे और खासकर अगर tan मिल जाए तुमको ट्रिग्नोमेट्री में, तुम हमेशा जो थीटा होगा या एक्स होगा जो भी होगा, मतलब कि एंगल में, उसको ऑलवेज 45 डिग्री मानना। मतलब लेकिन वो ये होना चाहिए कि इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, मतलब कि नीचे में अगर tan 45 दिया रहे ना तब मतलब कि नहीं यार, 45 से इन्फिनिटी कहाँ से होगा यार। जब भी आएगा tan तो उसमें हमेशा 45 डिग्री मानना चाहिए। चलो तो देखते हैं आगे। तो P tan 45 का वैल्यू हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 प्लस क्यू cot 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 1 का क्यू 1 ही होता है, इक्वल टू tan 45 1 इंटू cot 45 1। तो P प्लस क्यू इक्वल टू में क्या आ गया 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इसमें क्या कहा है दूसरे इक्वेशन में, p इंटू में tan x, तो x का वैल्यू 45 रखेंगे, कितना आ जाएगा tan 45 1 इक्वल टू में q इंटू में cot x, तो cot 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो p इक्वल टू में q। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। एक में लिखा हुआ है कि p प्लस क्यू इक्वल टू 1 होना चाहिए, और दूसरा में कह रहा है कि बराबर होना चाहिए। कब होगा, जब ये भी 1/2 होगा, जब ये भी 1/2 होगा। ठीक है, तो बन गया क्वेश्चन, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस 45 डिग्री रखना था। तो देखो, तो यहाँ पे हमारा आ गया पी और क्यू का वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे रख देंगे। तो पी 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 के जगह पे क्या रखेंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर, प्लस क्यू के जगह पे 1/2 रखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 1/2 इंटू वन। क्या हो गया यार आज हमको, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 कॉमन ले लिए हैं। ठीक, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/4, 2 से 2 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा 1/2। देखो ये वाला अगर नहीं समझ में आया होगा बड़े भाई, तो इसमें हम क्या किए हैं देखो, अगर कुछ नहीं करेंगे इसको ऐसे भी लिख देंगे, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4, 4 हो गया कॉमन, एक प्लस में एक कितना हो जाएगा 2/4, 1/2। ये हो गया हमारे आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें क्या कहा है कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस इतना दिया हुआ है और एंगल इतना दिया हुआ है। इसमें कर दिया है क्वेश्चन में खेला, थोड़ा सा खेला किया है। सेक्टर होता क्या है, ये होता है सेक्टर, ये होता है थीटा। सेक्टर बोलते हैं अंदर वाले भाग को। तो कहा क्या है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर यहाँ पे निकलेगा कैसे, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा क्या, ये और ये तीनों को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग आर्क। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ आर्क क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ आर्क होता है θ/360 गुना में 2πr। अच्छा एक और चीज यहाँ से देख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 गुना में πr²। ठीक, तो यहाँ पे कहा क्या है, तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर होगा आर्क प्लस में 2r। अच्छा ये क्या होगा, ये दोनों रेडियस होंगे मेरे भाई, ये रेडियस होगा, ये दोनों इक्वल होता है, दोनों रेडियस और ये आर्क, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगा। तो आर्क का कितना दिया हुआ है, आर्क का फॉर्मूला कितना है θ/360, θ/360 गुना में 2πr प्लस में 2r। अच्छा अब यहाँ पे थीटा कितना दिया हुआ है 45, इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं भाई। थीटा कितना दिया है 45, बटा में कितना आ जाएगा 360 गुना 2πr, तो 2 गुना 22/7 इंटू में आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है यहाँ पे 24,
प्लस में 2r, तो 2 गुना में 24। तो 9 45 9 चौक 36, 5 8 40, 8 3 की 24, कितना आ गया? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 गुना 11 132/7, प्लस में ये आ गया 48। अब क्या करेंगे? इसको भागा लगाएंगे, ज्यादा गलती ना हो इसलिए हम लोग इसको पूरा करेंगे एक बार में साथ। कितना बच जाएगा? 6 2 सबसे तो 4 7 8 56, कितना आ जाएगा? 56, यहाँ पे आ जाएगा 6.0, फिर आ जाएगा 7 8 56, कितना आ जाएगा? 18.8, इसमें कितना जोड़ देंगे? 48। जब भी ऐसा हो ना भाई, तुम लजाओ मत, कलम उठा लो और इसको गुना भाग करो कॉपी पे। ठीक है, ज्यादा हम लोगों को 30 मार्क खान नहीं बनना है, हम लोगों को बस एग्जाम निकालने से मतलब है। कितना देगा? 0.88 16 4 5 1 6, 66.8। कहाँ 66.8? ये हो गया हमारा आंसर। चलो ये बनाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि पाइप ए कैन, देखो इसमें क्या होता है ना कि ए और बी में काफी कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे भी ए पाइप और सी पाइप दिया हुआ है ना, ए एंड बी यार, कभी भी यहाँ पे क्या है कि ए बी यहाँ पे डिनोट किया है पाइप को, कि ए पाइप ए है, एक पाइप बी है। बट कहीं पे क्या करता है कि ए एज अ आर्टिकल यूज कर लेता है। जैसे यहाँ पे अगर मान लो ए यूज कर दिया, विल बी और इम्प्टी, तो हम लोगों को समझ ही नहीं आता, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो इस चलते इसको हिंदी में पढ़ना चाहिए। पाइप ए और पाइप बी टंकी को इतना इतना घंटे में पूरी तरह से भर सकते हैं। एक पाइप सी पूरी तरह से भरे हुए टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है। आगे देख लेंगे, कोई डी तो नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी और सी। ए 18 घंटा में भर सकता है, बी 24 घंटा में भर सकता है, और सी 12 घंटा में खाली कर सकता है। अब क्या करता है, हम लोग इसको एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? कौन ये तीनों से कौन सा ऐसा नंबर है वो कटता है? तो कौन सा कटता है? तो 72। तो 18 चौक 72, 24 तिया 72, 12 चौक 72। ठीक है। तो आगे क्या कहा है कि ए और बी सुबह 8 बजे खुलते हैं और 2 बजे ए और बी को बंद हो जाता है। अच्छा, और सी खोला जाता है, तो टंकी कितने बजे खाली होगा? मतलब कह क्या रहा है कि ए और बी को सुबह 8 बजे खोल देते हैं और फिर 2 बजे हम लोग बंद कर देते हैं। तो 8 बजे खुला, 2 बजे बंद हुआ, तो कितना घंटा ए और बी काम किया? तो 8 4 12, 12 के बाद 2, तो मतलब कि 6 घंटा यहाँ पे काम किया। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा? तो 4 3 7, 7 की एफिशिएंसी से 6 घंटा काम किया, तो कितना टोटल वर्क हुआ होगा? 42। देखो यहाँ पे जो टंकी का जो जो टोटल मतलब कि वर्क है, जो टोटल 32 यूनिट वाटर है टंकी में, 72 यूनिट वाटर है टंकी में टोटल। लेकिन ए और बी ने तो 42 यूनिट ही भरा है। तो अब सी किसको खाली करेगा? इसी ना 42 यूनिट को। तो सी 42 यूनिट जो टंकी में वाटर है उसको 6 के इफिशियंसी से कितना घंटा में खाली करेगा? 7 घंटा में खाली करेगा। तो 2 बजने के बाद 7 घंटा है, तो कितना? 2 बजने के बाद अगर 7 घंटा लेगा तो 9 बजे तक खाली कर देगा। यहीं पे हो जाएगा दिक्कत। यहाँ पे क्या होता है, बहुत बच्चा क्या करेगा कि यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन दे दिया 7 PM, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, वो 7 मार के आगे बढ़ जाएगा। बट देखेगा ही नहीं कि यहाँ पे 2 बजे तक ए भी काम किया है, उसके बाद 7 घंटा हो गया, तो उसके बाद 9 बजे यहाँ पे खत्म होगा। वो जोड़ेगा नहीं, डायरेक्ट 7 मार के आगे बढ़ जाएगा एग्जाम के प्रेशर में। यही सब दिक्कत होता है। इसको हम लोगों को ऑप्शन को एकदम ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आगे बढ़ते, इसमें क्या कहा है कि ऋषभ डिवाइड 5400 अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स इन द रेशियो इतना, डिफरेंस बिटवीन थ्री। अच्छा, सबसे पहले इतना पढ़े, हम लोग क्या समझ में आया कि जो 5400 रुपया है उसको ऋषभ ने अपने 3 दोस्त में इतना रेशियो में मतलब कि क्या किया, बांट दिया। तो इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 4 5 9 3 12, तो 12 यूनिट आ गया। पूछा क्या है क्वेश्चन में कि डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम लार्जेस्ट शेयर। लार्जेस्ट शेयर कौन है? 5। 5 में 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। एंड इसका डिफरेंस लेना है, एंड 2 टाइम्स द स्मॉलेस्ट शेयर। स्मॉलेस्ट कितना है? 3। 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। तो 15 में से हो गया, तो 9। ठीक है। इसको कैसे किया है कि जो 12 यूनिट का वैल्यू था वो 5400 दिया हुआ था, तो 9 यूनिट का पूछा था। तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा? 5400/12। तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा? 5400/12 गुना में 9। इसको मैं ऐसे करके एक्सप्लेन करने के चलते ऐसे एकदम बता रहा हूँ, एकदम तोड़ के, एकदम बउआ जैसा, ताकि अच्छे से तुम लोगों को समझ में आए। एक एक 4 तिया 12, 2 0 4 5 20, 0 इतना गया। अब क्या करना पड़ेगा? 1350 में 3 से गुना करना पड़ेगा। ये तो काफी इजी हो गया भाई। यहाँ पे कि 0 5 6 15 5 लिख देते हैं, 39 41, 4050, ये हो गया हमारा आंसर। मैं इसको कैसे करता पेपर में, तुम लोगों को तो मैं बता दिया। अब इसको मेरे को करना रहता पेपर में, तो मैं कैसे करता उसको देख लो। इसको एक बार अच्छे से समझ लिए, अब पेपर में आएगा तो तुम लोग कैसे करोगे। ऐसे एकदम लिख लिख के तो एकदम नहीं करना, नहीं करोगे। मैं कैसे करता,
ऋषभ डिवाइड 5400 इन थ्री फ्रेंड्स, इतना रेशियो। तो मैं क्या करता, 5400 बटा में नौ, नौ चार, पाँच चार, अरे पाँच चार नौ तीन 12, गुना में थ्री टाइम द लार्जेस्ट, बस 15, 15 में से एक गया, तीन दूनी के 6, कितना गया 9। यहाँ पे करता 9, तीन तिया 9, तीन चौक 12, चार से कट्टा, एक बार में 4, तिया 12, चार 20, गुना करता है 0, पचते 15 के 5, 50, तिरते 39, 41। बस मैं ऐसे करता, उतना तामझाम मैं नहीं लिखता, समझे। चलो आगे देखते हैं। इसमें क्या था कि मीन प्रोपोर्शन, देखो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन में क्या करते हैं कि जो दोनों वैल्यू दिया हुआ है उसको स्क्वायर रूट में दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। और बंदों को क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उसको मीन प्रोपोर्शन के बारे में पता नहीं रहता है मेरे भाई। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे। देखो मेरे पास टाइम कम था तो मैंने यहाँ पे दिमाग लगा दिया था क्या कि ये 49 है, मतलब ये 49 है, मतलब यहाँ से 7 तो निकलेगा ही निकलेगा। मैंने क्या किया कि सारे ऑप्शन को चेक किया कि कौन सा हाथ से कट रहा है। सत्या 21 है, उसके बाद चार छो नहीं कटेगा, 46 नहीं आता है। सच्चो को 28, दो 8, सच्चो को 28 से कट रहा था। सात दूनी 14, 4 बच जाएगा, 7 8 56, 16, 16 नहीं कटेगा उसके बाद। एक ही ऑप्शन सिर्फ 7 से कट रहा था, तो मैंने उसको मार के आगे बढ़ गया। बट अगर तुम्हारे पास टाइम होता या मेरे पास भी टाइम होता तो मैं इस पे रिस्क नहीं लेता, मैं पूरा करने की कोशिश करता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9.3 से 9 पॉइंट नहीं, पॉइंट हमको हटाना है यहाँ से। 1936 बटा में कितना आ जाएगा 100, गुना में 49 बटा में कितना आ जाएगा 100। देखो जो 1936 होता है वो 44 का स्क्वायर होता है, ये कितना हो जाएगा 7। यहाँ से 100 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 128 का 2, 128 दो 30, 308 बटा में 100 कितना हो जाएगा 3.08। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2019 और 2020 में चावल के कुल लक्षित उत्पादन, मतलब कि टारगेट प्रोडक्शन का 2017 से 20 तक चावल के एक्चुअल प्रोडक्शन से अनुपात क्या है। देखो इसमें ये भी जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन से खेलने वाला है। 2019 और 2020 में टारगेट प्रोडक्शन कितना था, 19 में टारगेट प्रोडक्शन, ये वाला टारगेट प्रोडक्शन है कितना था 70, 19 और 20 में, 20 में कितना 76, 70 और 76 कितना हो जाएगा यार, गलती लिख दिए भाई। 70 और 76 कितना हो जाएगा 146। ठीक है, 146 रेशियो। अब 17 से 20 तक पूरा जोड़ना पड़ता। तो मैंने क्या किया कि पहले देखा कि 146 है, अब ऑप्शन पहले देखते हैं। इसमें 146 मिला, इसमें 146 मिला, इसमें 146 मिला, इसमें 146 मिला। मतलब कि मेरे को इतना तो समझ में आ गया कि सारे में 146 है, मतलब कि काटा है नहीं, जैसा है बस उसको वैसा ही छोड़ दिया है। तो मेरा क्या था, शुरू वाला 146 था, इसमें 213 दिया हुआ है, इसमें 140, इसमें 227 दिया हुआ है। तो दो ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट वाले में मेरा 146 है तो इसमें भी 146 होना चाहिए। ठीक, अब बढ़ते हैं दूसरे में। तो 217 से 2020 तक एक्चुअल प्रोडक्शन को जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें कितना था 44, इसमें कितना था 32, इसमें था 65, इसमें था 72, इसको जोड़ेंगे। तो क्या हम लोग पूरा जोड़ेंगे, नहीं भाई पूरा नहीं जोड़ेंगे। 5 4 9, 9 4 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई मेरा यूनिट डिजिट 3, 3 इसमें है, इसमें 7 ही होगा, है ये नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्या करेंगे इसको पूरा जोड़ा कर, अब क्या करेंगे इसको पूरा जोड़ के सेटिस्फाई हो लेंगे अगर टाइम है तो। 5 4 9 4 13 के 3 चाहिए, 1 7 3 10, 10 10 20, 20 21, 213। ठीक है, टाइम होगा तो हम लोग पूरा करेंगे अच्छे से, कोई रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि टाइम होने के बाद हमको सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए होगा। और टाइम नहीं होगा तो हमको चाहिए था बस क्वेश्चन, कैसे भी बस एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाए। टाइम नहीं रहेगा तो हमारा यही स्ट्रेटजी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 41 एंड उसका एरिया इतना दिया है तो पेरीमीटर बताना है। तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका दो गो साइड का सम 41 दिया हुआ है और एरिया इतना दिया हुआ है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना दे दिया है यहाँ पे 210। तो बेस इंटू में हाइट कितना दे दिया यहाँ पे, दे दिया कितना 420। ठीक, और सम ऑफ टू परपेंडिकुलर साइड ये और ये, बेस इंटू में हाइट, ये हाइपोटेनस नहीं है भाई, ये हाइट है। ठीक है, ये हाइट है और ये बेस है। ठीक, तो बेस प्लस हाइट दे दिया कितना यहाँ से 41, बस हमको निकाल लेना है। तो देखेंगे कि किसको जोड़ने पर या मल्टीप्लाई करने पर ऐसा आ जाए। तो 20 और 21 मेरे को दिख गया था। ऐसे भी ये ट्रिपलेट होगा, यहाँ पे कितना जोड़ने पर 41 आना चाहिए, गुना करना पड़े इतना आना चाहिए। तो मेरे को 20 और 21, 20 21 29 वाला दिखा था। 20 और 21 होगा।
20 और 21 दिखा था, तो इसका अर्ध परिमाप पूछा था, तो इसका अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, तो 20 प्लस 21 प्लस 29 बटा में 2, ये होता है इसका अर्ध परिमाप। ये होता है इसका अर्ध परिमाप। तो कितना हो जाएगा, कितना जुड़ेगा इसमें, जोड़ेंगे कितना होगा, 30 30 20 50 50 20 70, 70/2 कितना हो जाएगा, 35। ये है हमारा आंसर। अर्ध। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या क्या, 1/sin थीटा माइनस, देखो हम क्या करेंगे कि 45 डिग्री सबसे पहले रखने का कोशिश करेंगे, नहीं साइन है ना, तो साइन है तो हम लोग 30 डिग्री रखने का कोशिश करेंगे। 30 डिग्री पे क्या वैल्यू आ जाएगा, साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा 1/2, काफी अच्छा वैल्यू है। और रूट फूट आ जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा भाई। तो साइन 30 का यहाँ पे रख के देखेंगे कितना जाएगा, दो, दो में से एक जगह एक। देखो कभी भी वैल्यू रखना तो नीचे वाला देख लेना कि कभी भी जीरो नहीं आए, क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा तो फिर बनेगा नहीं मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर सेक कोसेक 30 डिग्री रखेंगे तो क्या कितना आ जाएगा, दो, दो में से एक जगह तो एक, तो यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आ रहा, तो इसको रख सकते हैं। चलो, तो 1/2 माइनस, यहाँ पे कॉट 45 का वैल्यू होता है 1/में, कोसेक 45 का वैल्यू हो जाएगा दो, दो में से गया एक। ये सब याद रखना चाहिए भाई कि साइन 45 कितना होता है, कोसेक 45 कितना होता है। तो ये क्या है, ये दो ऊपर चल जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, एक, दो में से एक गया तो एक, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो इसमें क्या कहा है, इसमें क्या दिया हुआ है, x/y इक्वल टू में 5 दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे ये क्या है, ये खोलेंगे क्यों भाई, यहाँ पे इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पे y² बटा में y² आ जाएगा, कितना हो जाएगा, x/y का स्क्वायर माइनस का 1। तो यहाँ पे x/y का मेरा वैल्यू मिल ही गया है, 25, 25 में से गया कितना आ जाएगा, 24। ठीक। तो देखो जब कोई भी दिमाग काम ना करे ना, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको कभी कभी खोल लेना चाहिए। या ऐसा क्वेश्चन है ना, हमेशा लास्ट में, मतलब दिमाग काम ना करे तो उसको लास्ट में करना चाहिए। मेरे को तो काम कर गया था, 17 सेकंड में मैंने इसको बनाया है। इसमें क्या कहा है, लेट ए एंड बी बी टू टावर्स विथ सेम बेस। अच्छा, सेम बेस है, और ए और बी दो टावर हैं। फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, इसका मिड पॉइंट इधर भी बराबर, मतलब यार ये क्या हाल बना दिया, इधर भी बराबर और इधर भी बराबर, मिड पॉइंट है यार। ठीक। कहाँ कहा, फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए एंड बी आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब ए बड़ा है, यहाँ से ए का जो एलिवेशन है वो है 60 डिग्री, और बी का जो एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बी एंड ए, यहाँ पे बी एंड ए का हाइट पूछा, देख रहे हो, सब जगह ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे भी ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा क्या है, बी है। यही दिक्कत कर देता है। इस कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, हमेशा लिखता हूँ tan 60 डिग्री, यहाँ पे लिखता हूँ tan 30 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, √3/1, इसका वैल्यू होगा 1/√3। अब देखो क्या है कि इन दोनों का जो बेस है, ये जो बेस ये जो बेस है इन दोनों का इक्वल है। बट यहाँ पे देखो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, क्या होता है, p/b। तो दोनों का b बरोबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है, तो काम चलेगा नहीं ना। तो यहाँ पे √3 और नीचे भी √3 से अगर गुना कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा √3। अब देखो, अब क्या है, अब देखो तो दोनों का जो बेस है इक्वल है कि नहीं है ना। तो अब हो गया हमारा काम आसान। तो अब हमारा हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, देखो ये √3 दिया हुआ है, तो ये है हमारा 3, और ये √3 दिया हुआ है तो ये है हमारा 1। तो हाइट का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। बट ये ए और बी का रेशियो होगा, यहाँ पे बी रेशियो ए पूछा हुआ, तो बी रेशियो ए हो जाएगा 1:3। तो यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इससे रिलेटेड और कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।